हेलो फ्रेंड, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था रक्त, ठीक है ना। रक्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानी थी, देख लो। आज उसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लड, सबसे पहले हमने देखा था कि रक्त का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। तो रक्त का जो अध्ययन होता है वो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत होता है रक्त का अध्ययन? तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। सेकंड बात हमने देखी थी कि जो रक्त का कितना परसेंट होता है, किसी व्यक्ति के भार या वजन का कितना प्रतिशत होता है, तो लगभग 7% होता है। यदि लीटर में पूछा जाए, मेल और फीमेल दोनों देखे थे हमने। मेल के लिए 5.5 लीटर और फीमेल में कितना? 5 लीटर। महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। ठीक, आगे हमने देखा था इसका पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान कितना था रक्त का? तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में, मतलब लगभग यदि 7.4 के समथिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है रक्त? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको इसके बारे में पूरा जानकारी बता दी थी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो ये शरीर के सभी भागों में क्या करता है? जोड़ के रखता है सभी भागों को और सभी भागों में बहता है। एक तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद इसका जो पीएच मान है 7.4 के लगभग है। तो ये कैसा विलयन है? तो ये क्षारीय विलयन है। क्या है? तो इसको क्षारीय विलयन भी कहते हैं। और क्षारीय विलयन के साथ साथ इसको हमने एक और नाम दिया था, एक और हमने पढ़ा था, इसको क्या कहा जाता है? कोलाइडी विलयन। क्या कहा जाता है? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्यों कहा गया था इसको? तो क्यों कहा गया था? कोलाइडी विलयन क्या होता है? तो जिनमें कण जो होते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कोलाइडी विलयन कहा जाता है। रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? तो हमने पढ़ा था रंग कैसा था? लाल। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में हीम या हिमेटिन नामक एक रंजक कण पाए जाते हैं जिसमें लोहा पाया जाता है, फेरिस ऑक्साइड। ये कल बता दिया था इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं। ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। यहीं पर आपको दो महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है कि जो कॉकरोच होता है इसका रंग कैसा होता है? तो कॉकरोच का ब्लड का रंग सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। और ऑक्टोपस का कैसा होता है? तो जो ऑक्टोपस होता है इसका कैसा होता है? पीला रंग। इसके रक्त का रंग कैसा होता है? पीला। अब इनके कारण देखो, कॉकरोच का जो सफेद रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हीमोलिम्फ के कारण। क्या होता है? कॉकरोच का जो सफेद रंग होता है ब्लड का, कॉकरोच के ब्लड का, वो किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण। जबकि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? पीला। ये किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। इतना सा आ गया समझ में आप लोगों को? देख लिया, ये हमने कल पढ़ लिया था, वही हम थोड़ा सा आगे जान रहे हैं क्योंकि कल हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था उसको। आज मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूं। कर दूं बोर्ड साहब? आ गया इतना समझ में? अब देखना आगे। अब यहां हम देखते हैं जो रक्त होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। तो जो रक्त है इसमें कोलेस्ट्रॉल, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो होता है 100 ग्राम पर डेसीलीटर, क्योंकि डेसीलीटर में मापा जाता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? 200 ग्राम। ठीक है ना, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, आगे देखो आप, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का जो निर्माण होता है
वो कहाँ होता है? तो ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में ही होता है। जब भी आपका आंसर रहेगा तो क्या रहेगा? अस्थि मज्जा। पर यदि ये पूछ ले कि भ्रूण में जो बच्चा अभी मां के पेट में है उसमें रक्त कहाँ बनता है, तो जो भ्रूण में होता है बच्चा उसमें ध्यान रखना बोन मेरो नहीं होती है। मतलब यदि पूछा जाए कि जो भ्रूण है उसमें रक्त कहाँ बनता है, तो भ्रूण जो होता है उसमें रक्त कहाँ बनता है? यकृत, लीवर या प्लीहा, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, स्प्लीन। ठीक, कहाँ बनता है? यकृत या लीवर में। अब यहाँ एक चीज महत्वपूर्ण हो गई हमारे लिए, स्प्लीन। देखो इसको समझना, क्योंकि यहीं पर हम इसको बोलते हैं प्लीहा और तिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लीहा, या इसी को बोला जाता है तिल्ली। कहाँ होती है ये? तो किडनी के पीछे, दो किडनी होती है, उनके पीछे जो होती है वो होती है। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? तो इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। पहली बात क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक, मतलब जहां पर ब्लड इकट्ठा होता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो कब्रगाह भी कहा जाता है, रक्त की कब्रगाह भी कहा जाता है। इन दोनों का रीजन क्या है? तो देखो, जब रक्त की मृत्यु होती है तो रक्त की मृत्यु कहां होती है? तो वो भी कहां होगी? स्प्लीन या प्लीहा में। लिख रहा हूं मैं आपको, इसकी मृत्यु भी देख लो आप। मृत्यु कहां होती है रक्त की? तो रक्त की मृत्यु जो होती है वो दोनों जगह होती है, यकृत, लीवर, और दूसरा कहां? प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, दोनों जगह। देखो, अब जो रक्त की मृत्यु यहां होगी, दो जगह हो रही है, एक तो प्लीहा में होती है, यकृत में होती है। जो रक्त यकृत में जाता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वापस से वो नहीं बनेगा। पर जो ब्लड प्लीहा में जाता है वो रक्त वापस से क्या हो जाता है? बनना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा कहां पर हो जाएगी वापस से रक्त की? प्लीहा में हो जाएगी। भाई मर भी आ रहा है और बन भी वापस यहीं पर रहा, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है और रक्त की कब्रगाह भी कहा जाता है। दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि स्प्लीन या तिल्ली को क्या कहा जाता है? तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है और कब्रगाह भी कहा जाता है। इसका रीजन समझ में आ गया आपको? ठीक है, निर्माण देख लिया हमने, मृत्यु देख ली, इसका हमने कब्रगाह देख लिया, ब्लड बैंक देख लिया। यहां तक का पूरा मामला आपको समझ में आ गया ब्लड का। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं आपको। कर दो बोर्ड साहब, आगे देख लो थोड़ा सा। अब देखो, जो ब्लड है, हम बोलते हैं कि रक्त दान दिया जाता है। जो रक्त दान दिया जाता है उसको बोला जाता है एक इकाई, 1 यूनिट। क्या बोला जाता है? एक इकाई, या इसी को क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। तो कितना होता है 1 यूनिट या एक इकाई? तो याद रखना 450 ml, मिलीलीटर। पर आपको कहीं कहीं पर मिल जाता है ये 350 से 450 ml। ठीक, एक यूनिट, मतलब इतना क्या कर सकता है? तो एक व्यक्ति रक्त को दान कर सकता है। दूसरी बात, जो ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है वो कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस ब्लड को रखा जाता है। मतलब ब्लड को क्या कर सकते हैं हम? रक्त को क्या कर सकते हैं हम? सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात कि जो ब्लड दिया है ये कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है? सामान्य अवस्था में हमने 4 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया, तो याद रखना इसको 6 सप्ताह तक सुरक्षित रखा जा सकता है। रखा जा सकता है, इससे ज्यादा भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता, पर इसके साथ अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, उसके बाद इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। यहां तक पूरा ब्लड में कल समझा चुका था, उसी को रिपीट कराया मैंने। पर कल मैंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा समझाई थी। हीमोग्लोबिन के बारे में पूरी डिटेल समझा चुका था मैं। दूसरी चीज मैंने आपको यहीं पर तरल संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू था उसके बारे में भी पूरा बता दिया था। ठीक है ना, उसको हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था, तरल संयोजी ऊतक में प्लाज्मा को, और फिर हमने कणिकाओं को पढ़ा था। यहां तक का मामला क्लियर था? कर दूं गुड साहब। अब देखना,
रक्त के भाग। देखना, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रक्त के कार्य क्या क्या है। रक्त के कार्य तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो काम क्या है, तो ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये किसका कार्य है, रक्त का। दूसरा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। क्या करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। थर्ड हम काम देखते हैं पदार्थों का संवहन। पदार्थों का संवहन करता है। भाई कोई व्यक्ति बीमार है, उसको इंजेक्शन लगता है, उस इंजेक्शन को पूरे शरीर में या उस दवाई को पूरे, हम गोली खाते हैं, उस गोली को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो रक्त करता है। तो क्या हो गया, पदार्थों का संवहन। भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन्स, इनका संवहन भी कौन करता है, तो वो भी कौन करता है, रक्त करता है। ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि सभी अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो सभी हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम भी कौन कर रहा है, रक्त करता है। ये क्या हो गए, देखना, रक्त के भी हम दो भाग पढ़ चुके थे, फिर वापस से देख लो। रक्त जो है, इसका पहला जो भाग हमने पढ़ा था प्लाज्मा, देखना, रक्त हम पढ़ रहे हैं, रक्त के हम दो भाग पढ़ चुके थे। पहला जो भाग हमने पढ़ा था वो था प्लाज्मा, और दूसरा जो हमने भाग पढ़ा था रुधिराणु, कॉर्पस्कल्स, रुधिराणु। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहा जाता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है रक्त का, 60% और 40%। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 55 से 60 और 40 से 45, दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक। प्लाज्मा जो है वो क्या, किस भाग में पाया जाता है, तो तरल जो है उसमें पाया जाता है प्लाज्मा। जबकि रुधिराणु जो है ये किस स्वरूप में पाए जाते हैं, तो ठोस कण के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा के बारे में मैं इसे पूरा बता चुका हूं आपको, पर देख लो वापस से कि प्लाज्मा में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा 90% क्या पाया जाता है, तो 90% जल पाया जाता है। प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, तो प्रोटीन 7% पाया जाता है। 0.9% जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, लवण, जबकि 0.1% क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। और 2% जो है वो क्या पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ। रुधिराणु की हम बात करते हैं तो रुधिराणु के 3 भाग हम पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 भाग हम रुधिराणु में पढ़ेंगे। पहले हम प्लाज्मा को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे रुधिराणु से। देखना, प्लाज्मा की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है और प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। देखना, प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों होती है, परंतु यहां एक विशेष चीज ध्यान रखना कि प्लाज्मा जो है उसमें आरबीसी नहीं होती। क्या नहीं होती है, आरबीसी नहीं होती। दूसरी और महत्वपूर्ण जो बात पूछता है कि सीरम क्या है, सीरम जो है वो क्या है, तो यहां ध्यान रखना, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजन निकाल लिया जाए तो बचा हुआ जो प्लाज्मा है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा, क्या लिखेंगे हम, फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा। रहित मतलब इसमें से क्या कर लिया गया है, तो इसमें से प्लाज्मा जो है वो निकाल लिया, सॉरी फाइब्रोनिजन जो है वो क्या कर लिया गया है, निकाल लिया गया है, या इसमें नहीं बोल दो आप कि इसमें क्या नहीं है, तो फाइब्रोनिजन नहीं होता है। यहां तक आ गया समझ में आपको।
हमने 2 3 4 चीजें देखी है, ये इतना आ गया आप लोगों को समझ में। दूसरी बात जो है वो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो जो प्लाज्मा होता है इसका रंग यदि आप देखोगे तो इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। कैसा होता है इसका रंग? हल्का पीला। किसके कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण। आगे जब हम पढ़ेंगे यकृत उसमें बता दूंगा मैं आपको कि बिलीरुबिन कहां से निकलता है। ठीक, तो हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का काम क्या है? तो हमने पढ़ा एक चीज कि हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो पीएच मान को मेंटेन कौन करता है? तो पीएच मान को जो मेंटेन करने का काम करता है वो किसका है? प्लाज्मा का। तो पहला काम क्या हो जाएगा? तो पीएच मान का संतुलन करने का काम किसका हो गया? प्लाज्मा का हो जाएगा। दूसरा, पचे हुए भोजन और हार्मोन्स इन दोनों का संवहन करना भी किसका काम है? प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा के यहां पर 3 कार्य हो गए, यहां लिख रहा हूं, देखना। प्लाज्मा का कार्य क्या क्या है? तो पहला तो पीएच मान का संतुलन, दूसरा क्या हो जाएगा? हार्मोन्स का संवहन, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तो पचे हुए भोजन का भी संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। यहां तक पूरा आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक, ये क्या है? तो ये प्लाज्मा के कार्य है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे आरबीसी। अब हम पढ़ेंगे रुधिराणु। रुधिराणु मतलब कॉर्पस्कल्स या कॉर्पस्कल्स। उनमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरबीसी। कर दो बोर्ड साहब, आगे इतना समझ में? पढ़ेंगे हम रेड ब्लड क्या बोला जाता है इनको? लाल रक्त कणिकाएं, या इसी का एक और नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका? तो इसका एक और नाम दिया जाता है एरिथ्रोसाइट, और विशेष ध्यान रखना एरिथ्रोसाइट को। पहली बात। दूसरी बात, अगर पूछे कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, या डब्ल्यूबीसी? तो ध्यान रखना यहां पर, यदि हम इनको संख्या के आधार पर देखते हैं तो संख्या के आधार पर सबसे अधिक आरबीसी पाई जाती है। फिर आरबीसी के बाद क्या पाया जाता है? सेकंड नंबर पर प्लेटलेट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स। और थर्ड नंबर पर पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। तो सर्वाधिक कौन सी है? आरबीसी। रुधिराणु में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? तो सबसे अधिक क्या पाई जाती है? आरबीसी। अब देखो, सबसे अधिक पाई जाएगी, संख्या में ज्यादा है, तो आकार में कैसी होगी? छोटी होगी, क्योंकि जो सबसे कम पाया जाता है वो आकार में क्या हो जाएगा? बड़ा। तो अगर ये पूछ ले कि संख्या के आधार पर पूछा जाए कि सर्वाधिक किसमें, तो सर्वाधिक आरबीसी है। पर अगर ये पूछ लिया जाए कि आकार के आधार पर पूछा जाए तो ध्यान रखना कि आकार के आधार पर क्या होती है? आरबीसी। तो आरबीसी जो होती है सबसे छोटी होती है। तो सबसे बड़ी कौन होती है? तो सबसे बड़ी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है आकार में। इसको मैं आपको जब डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा तब और पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। सबसे छोटी, सॉरी सबसे बड़ी, संख्या में क्या है? सर्वाधिक है, और आकार में क्या है? सबसे बड़ी। यहां तक आ गया समझ में? दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारियों में आरबीसी का जो आकार होता है वो उभयतल होता है। क्या होता है? उभयतल, बाइकॉन्केव। कैसा होता है? इस प्रकार से इसका आकार होता है। इस प्रकार से आकार होने के कारण ही आरबीसी में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो बहुत अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आकार के कारण ही क्या पाया जाता है आरबीसी में? तो हीमोग्लोबिन।
अब देखेंगे हम, देखो हमने 2-3-4 चीजें पढ़ी है, क्या है तो आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। संख्या के आधार पर आरबीसी सर्वाधिक पाई जाती है और सर्वाधिक पाने के कारण ही सबसे छोटा आकार किसका है, आरबीसी का है। दोनों चीजें हमने देख लिया, आकार और संख्या में। फिर हमने देखा कि इसका आकार कैसा होता है, तो जो आरबीसी होती है उसका आकार कैसा होता है, तो स्तनधारियों में जो इसका आकार होता है उभयतल, ये मैंने बता दिया आपको, बाइकॉन्केव। अब क्या होता है, इस आकार के कारण ही इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब मैं आपको हीमोग्लोबिन को समझा रहा हूं, उसको समझना आप थोड़ा सा। यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन को, है ना, थोड़ा सा इसी में हम जान लेते हैं हीमोग्लोबिन, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बनते हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें तो देखो यहां पर दो चीजें अलग अलग टूट के आ जाती है। पहला तो हिम आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन होता है ये क्या है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। जबकि हिम क्या है, रंजक है, कण है, एक कण। और ये किससे है, तो ये कण जो होता है ये हिमेटिन नामक लोह कण से बना है। इसमें हिमेटिन नामक क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और लोहा किस रूप में पाया जाता है, तो लोहे को हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। एक होता है फेरिक ऑक्साइड और एक होता है फेरस ऑक्साइड। तो ये किस रूप में पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा ग्लोबिन। मैंने आपको बताया था कि रक्त का जो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण पाया जा रहा है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का क्या पाया जाता है, तो आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल रंग होता है। ये तो आरबी सबसे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। सामान्य अवस्था यदि देखा जाए कि ग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में कितना होता है, तो 100 मिलीलीटर में कितना पाया जाता है, 15 ग्राम। थोड़ा सा वीडियो बंद करो। देखो क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है औसतन कितना होता है, तो 100 ml में 15 ग्राम होता है। महिला और पुरुष, मेल और फीमेल में भी इसका अलग अलग होता है रेशियो। मेल में 100 ml में कितना ग्राम पाया जाता है, तो लगभग 14 ग्राम के आसपास पाया जाता है। सॉरी, मेल में 17 ग्राम के आसपास पाया जाता है, जबकि फीमेल में क्या होगा, 14 ग्राम के आसपास होता है। ठीक, तो ये हमने देखा हीमोग्लोबिन की मात्रा। दूसरा हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी या अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो देखो आप इसको हीमोग्लोबिन की कमी से बोल दो, या आप इसको बोल दो आरबीसी की कमी से बोल दो, या रक्त की कमी से बोल दो, एक ही चीज हो जाएगी। तो पहली मैं बात करता हूं कमी की। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग। कौन सा, रक्त क्षीणता, या इसी को बोलते हैं अरक्तता रोग। अरक्तता रोग, ये समझ में आ गया। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है, या इसी को ही हम बोलते हैं रक्त क्षीणता रोग, या इसी को ही हम क्या बोल देंगे, तो इसी को ही हम अरक्तता रोग या रक्त क्षीणता रोग कह सकते हैं। अब इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो देखना इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। एक रोग है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया, तो इसको आप दोनों रोगों को बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से या हीमोग्लोबिन की अधिकता से, आरबीसी की कमी से या आरबीसी की अधिकता से। एक और रोग ध्यान रखना, एक रोग होता है थैलीसीमिया। कौन सा रोग है, थैलीसीमिया। इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत लाल रुधिराणु बनना बंद हो जाते हैं। क्या होता है थैलीसीमिया में, तो लाल रुधिराणु क्या नहीं होते हैं, तो नहीं बन पाते हैं या बनना बंद हो जाते हैं। इतना सा समझ में आ गया।
देखो वापस से देख लो क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था आरबीसी, इसका लाल रक्त कणिका है या इसी को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ये देखा था हमने। फिर हमने बोला कि संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, इसीलिए आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। इसका आकार कैसा होता है, तो स्तनधारियों में उभयतल होता है, बाइकॉन्केव होता है, इसी कारण इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। लगभग एक आरबीसी में 270 मिलियन के लगभग क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसे पूछा नहीं गया था एग्जाम में, तो मैंने लिखा भी नहीं उसको डाटा को। फिर हमने हीमोग्लोबिन के बारे में जाना कि हीमोग्लोबिन क्या है, ठीक। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन औसतन कितना होता है, फीमेल में कितना होता है और मेल में कितना होता है। यहां तक आगे समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते फिर हम अब हम आरबीसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका जन्म कहां होता है और इसकी मृत्यु कहां होती है, कहां बनती है आरबीसी और कहां पर जाकर खत्म होती है। तो जो आरबीसी होती है इनका निर्माण कहां होता है, तो जो आरबीसी हमने अभी पढ़ा ब्लड का निर्माण कहां होता है, तो वयस्क की स्थिति में कहां पर होगा, तो अस्थिमज्जा, एक ही शब्द हमने पढ़ा था अभी भी, या इसी को हम बोल सकते हैं बोन मेरो। ठीक। पर यदि पूछ ले भ्रूण, ऐसा बच्चा जो अभी माता के पेट में है उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण कहा जाता है। उसमें बोन मेरो का विकास नहीं हुआ है। अब जब बोन मेरो का विकास नहीं हुआ है तो कहां पर बनेगी, तो यकृत, लीवर या प्लीहा, इसको हम बोलते हैं तिल्ली या प्लीहा, दोनों चीजें लिख लो आप, दोनों याद रह जाएगा यहीं पर, तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन में, ठीक। जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल यदि आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 20 से लेकर 120 दिन तक। अब हम बात करते हैं मृत्यु की। तो इसकी मृत्यु कहां होती है, तो इसकी मृत्यु जो होती है यकृत, लीवर या स्प्लीन, इसको बोल सकते हैं प्लीहा या तिल्ली, ठीक। पर यह भी चीज ध्यान रखना, यदि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं और तीसरा ऑप्शन है दोनों या दोनों नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। दोनों में से एक ऑप्शन आया तो अभी आपका आंसर क्लियर होगा कि या तो यकृत आ जाए तो यकृत है और प्लीहा आ जाए तो प्लीहा। पर यदि ऐसा ऑप्शन आ जाए, ए यकृत, बी प्लीहा, सी किडनी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस स्थिति में आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्प्लीन होगा, ठीक। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। इसीलिए यकृत और लीवर दोनों को ही क्या कहा जाता है, तो आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरबीसी की कब्रगाह। इतना सा आ गया समझ में, ठीक है। निर्माण देखा हमने कहां होता है, तो वयस्क में कहां होगा, अस्थिमज्जा, बोन मेरो में। भ्रूण अवस्था में कहां होता है, तो भ्रूण अवस्था में यकृत या प्लीहा में होता है, लीवर या स्प्लीन में होता है। जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। मृत्यु कहां होती है, तो यकृत और प्लीहा में होती है। इसीलिए आरबीसी की क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। इतना आ गया समझ में आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आरबीसी का मापने का, आरबीसी की जो संख्या होती है उसको किससे मापा जाता है। आप लिख सकते हो आरबीसी का मापक यंत्र। क्या मापी जाती है इससे, तो आरबीसी की संख्या मापी जाती है, आकार नहीं मापा जाएगा, है ना, संख्या मापी जाती है। क्या है आरबीसी का जो मापक यंत्र है, उसको बोला जाता है हीमोसाइटोमीटर। क्या कहा जाता है, हीमोसाइटोमीटर, ठीक। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज ध्यान रखना कि कब आरबीसी कम होती है
और कब अधिक होती है, और कितनी कम होती है और कितनी अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति सोता है, ठीक है ना, सोते समय अगर हम बात करें तो सोते समय व्यक्ति की आरबीसी जो होती है उसमें क्या हो जाएगा, 5% की कमी आ जाती है। सोते समय आरबीसी में क्या होता है, तो जब भी हमारा शरीर क्या होता है, आराम वाली स्थिति में होता है, तब क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी। अधिक वृद्धि कब होती है, तो जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ी मीन्स ऊंचाई पर, जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होगा, आरबीसी की वृद्धि होगी। पर कितनी ऊंचाई पर, तो लगभग यदि हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे तो कितनी आरबीसी की वृद्धि हो जाएगी, 30% की वृद्धि हो जाती है। ये चीज समझ में आ गई। वृद्धि होना मतलब बनना नहीं, क्या होगा, देखो वृद्धि होना या कम होना क्या होता है, तो यकृत, हमने पढ़ा अभी कि यकृत और लीवर जो होता है उसको हम लीवर, जो स्प्लीन है, प्लीहा है या तिल्ली है, इसको हमने ब्लड बैंक बोला है, वहां पर हमारी आरबीसी एकत्रित होती है। जैसे ही हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या करता है, जो स्प्लीन है वो एक्स्ट्रा आरबीसी छोड़ देता हमारे ब्लड में, तो क्या हो गई, संख्या बढ़ गई। जब आराम करते हैं उस समय क्या होता है, तो कुछ आरबीसी को अपने अंदर ज्यादा स्टोर कर लेता है, तो वो क्या हो गई, कम हो गई। शरीर में वृद्धि नहीं होती, ब्लड बैंक से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है बस। ये आ गया इतना समझ में। मैंने आपको अभी बताया था कि एक आरबीसी में लगभग कितने हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 270 मिलियन पाया जाता है। ठीक, यहां तक आपको बता ही दूं कि कितना पाए, आरबीसी की संख्या कितनी, वो भी देख लो, महिला और पुरुषों में भी देख लो आप लोग, तो यहां तक कर दो बोर्ड साहब, इतना आ गया पूरा समझ में। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर हमने देखा कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा, यकृत या प्लीहा में होता है, परंतु निर्माणित तत्व कौन कौन से, उसके निर्माण में कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो एक तो विटामिन, विटामिन कौन सा, तो विटामिन B12, ठीक। दूसरा नंबर पर आ जाएगा प्रोटीन, ठीक, फोलिक अम्ल, और हमने पढ़ा ही है अभी लोहा, फेरिक, लोहा भी तो लिखते हैं, फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, कौन सा आएगा इसमें, फेरस ऑक्साइड। वहां पर बताना भूल गया था, जहां पर निर्माण बताना था वहां देख, कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं भी पढ़ सकते इसको। अब यदि हम संख्या की बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 50 लाख, कितनी हो जाएगी, 50 लाख घन मीटर, 5 मिलियन लगभग होती है, ठीक है ना। पर यदि अलग अलग पूछ ले कि पुरुषों में कितनी होती है, मेल में कितनी होती है, और फीमेल महिलाओं में कितनी होती है, ज़्यादा अंतर नहीं है, 50 से 55 लाख घन मीटर, या इसको लिख सकता हूं मैं 5 से 5.5 मिलियन तक। घन मीटर, यहां ध्यान रखना, मैंने स्क्वायर लिख दिया था कि क्यूब होगा ना, घन मीटर लिखा है मतलब क्यूब, यहां पर भी क्या होगा, क्यूब होगा। महिलाओं में कितना होता है, तो महिलाओं में 45 से 55 लाख घन मीटर, ठीक है ना, यहां ध्यान रखना ना, कितना लिख दूं मैं, तो 4.5 से 5.0 मिलियन क्यूब, यहां ध्यान रखना, मैंने स्क्वायर लिख दिया था इस चीज का, और ध्यान रखना, इतना सा आ गया समझ, फिर वापस लिख दिया, ठीक है, देखना है ना, ठीक, वो इस ध्यान स्क्वायर रह गया, इसलिए ये हमने संख्या देख ली, निर्माण तत्व देख ली। अगर हम देखेंगे कि आरबीसी का कार्य क्या है, तो आरबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो क्या आ जाएगा, तो जो आरबीसी का काम है वो है
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। यह महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। और हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में। तो यदि आपसे हीमोग्लोबिन का पूछ ले कि हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य भी यही है। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त का प्रमुख कार्य भी यही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसमें पाए जाते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं। और आरबीसी किसमें पाया, किसका भाग है? तो आरबीसी रुधिराणु का भाग है, और रुधिराणु किसका भाग है? तो रक्त का भाग है। ये आरबीसी आ गया आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। एक और चीज देख लो, सबसे बड़ी सबसे छोटी आरबीसी कर दूं गुड साहब, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। देखना, हम देख लेते हैं आरबीसी का आकार। अब इसको हालांकि ध्यान रखना, रुधिराणु में सबसे छोटी क्या होती है? तो आरबीसी ही होती है, ठीक है ना। आकार के अनुसार सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है इसलिए। पर अगर ये पूछ ले फिर भी कि स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है या सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे छोटी जो है वो है कस्तूरी मृग की। किसकी है? कस्तूरी मृग की। और सबसे बड़ी किसकी होती है? तो सबसे बड़ी होती है हाथी की, एलिफेंट। कस्तूरी मृग को क्या बोला जाता है? तो इसको कहा जाता है मस्क डियर, ठीक, हाथी, एलिफेंट। परंतु ये पूछ ले कि पूरे जीवित वर्ग में किसकी होती है, तो सबसे बड़ी जो होती है एम्फ्यूमा। ये उभयचर वर्ग है जो है, उसकी होती है एम्फ्यूमा की। क्या होती है? अगर सबसे बड़ी पूछा जाए कि जीवित जगत है उसमें सबसे बड़ी किसकी है, तो उसमें एम्फ्यूमा उभयचर की होती है। पर यदि यह पूछा जाए कि स्तनधारियों में क्या, कि स्तनधारियों में आकार के अनुसार सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछा जाए, तो सबसे बड़ी हाथी की हो जाएगी, सबसे छोटी कस्तूरी मृग की। और अगर चलो ये तो पूछ लिया उसने जीवित जगत में, उसने पूछा जीवित जगत में सबसे छोटी किसकी होगी, तो वो भी किसकी होगी? कस्तूरी मृग की ही होगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को आरबीसी पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं, ठीक है ना, उसके आधार पर देख लेना आप लोग। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको मैं, फिर उसके बाद 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है ना। देखना वापस से, आरबीसी क्या है? तो इसको लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इसका एक और नाम एरिथ्रोसाइट है। संख्या के आधार पर आरबीसी सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसका आकार सबसे छोटा होता है। स्तनधारियों में जो आरबीसी है वो क्या है? तो स्तनधारियों में जो आरबीसी पाई जाती है वो उभयातल पाई जाती है। एक और चीज जो बताना भूल गया था, यहीं पर देख लो आप कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीसी होती है ये क्या होती है? तो अकेंद्रीय होती है, अकेंद्रकीय। मतलब इसमें क्या नहीं होता है? तो आरबीसी केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। परंतु इसके भी अपवाद हमने पढ़े हैं पहले कोशिकाओं में। तो इसके भी अपवाद कौन हैं? तो इनके अपवाद ध्यान रखना, स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, परंतु अपवाद क्या है? ऊंट, लामा, जिराफ। और इसी तरह ये तो स्तनधारियों में, यदि उभयचर वर्ग में पूछे, एम्फीबिया वर्ग में पूछे तो क्या आ जाएगा? एम्फीबिया वर्ग में मेंढक। इनकी आरबीसी में केंद्रक होते हैं, इसलिए ये अपवाद है। क्या है? तो यहां पर ध्यान रखना कि इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आ गया समझ में? इतना सा और देख लो, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना पढ़ा हमने? 7.35 से 7.45। यदि आपके ऑप्शन में है तो आपका आंसर ये होगा, अगर ये नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? 7.4।
तो यदि पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम, लगभग 7.4। अब मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको कमेंट में लिखना है। कल मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा कि किसके किसके सही आंसर दिए या किसने गलत दिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि जो रक्त होता है उसका रंग लाल किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस के ब्लड जो होता है उसका रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस का रंग सॉरी ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि प्लाज्मा जो है वो कितना प्रतिशत है रक्त का? चौथा क्वेश्चन है, सीरम क्या होता है? चौथा क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, आरबीसी के मापने का यंत्र क्या है? आरबीसी की संख्या को मापने का यंत्र क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स, इन तीनों में से प्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता? लास्ट क्वेश्चन है कि यकृत और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है या आरबीसी की ब्लड बैंक कहा जाता है? ठीक है, आपको कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर लिखना है। कल मैं आपको बता दूंगा इन चारों पांचों या 6-7 जो इतने भी क्वेश्चन मैंने करे हैं उन सब का आंसर। अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा है तो ये 5-7 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। कल से हम यही करेंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हैं उस चैप्टर के, जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उनके क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, आप उनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख देना और उसके आगे हम अगले दिन उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।